नमस्कार, स्वागत है आपके क्रॉनिकल आईएएस में। मेरा नाम है कुलदीप और चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर की क्लास की। आज हम 5 फरवरी के लिए अपना ये करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज की पहली खबर पर हम चलते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है ये और यकीन मानिए आप पर डे करंट अफेयर करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप पर एग्ज़ाम के पहले लोड नहीं होगा अचानक से। एटलीस्ट अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए तो आप उनका एलिमिनेशन बहुत सही कर पाएंगे। और यहाँ पे हम आपको बताते भी हैं कि प्रश्न कहाँ से बनेगा आपके एग्जाम में। तो आइए आज के हम पहले इस खबर को लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने वंचित वर्गों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छी खबर है। एक्चुअली में चर्चा में क्यों खबर आई, देखिए अभी क्या हुआ, हाल में बजट सेशन चल रहा है तो हमारे एक मंत्री हैं रामदास अठावले साहब। रामदास अठावले साहब हैं, इन्होंने क्या किया, ये सोशल जस्टिस विभाग में ही हैं। इन्होंने क्या किया, जो खटीक साहब हैं टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री हैं अठावले साहब। तो अभी क्या हुआ, हाल में इनसे प्रश्न पूछा गया कि बताइए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अठावले साहब ने लिखित उत्तर में एक बताया कि किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने। तो इसका सही जवाब है आपका पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू के बारे में जानते हैं, एक कोचिंग है पीडब्ल्यू और फिजिक्स वाला इसका पूरा नाम है, यूनिकॉर्न है अब देश का ये। अलख पांडे, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, उन्होंने शुरू किया था इसे। तो इसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कारण क्या है? वंचित वर्गों को शिक्षा देनी है, ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इसमें एक्चुअली मेंशन है बाकायदा एससी, ओबीसी और बाकी वंचित वर्ग, एक शब्द भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाएगा, फिर प्रत्येक साल 5,000 प्लस स्टूडेंट को यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स दिए जाएंगे। किस किस चीज़ के कोर्स होंगे ये आपका सिविल सर्विस के हो सकते हैं, यूपीएससी के लिए हो सकते हैं, पीएससी के भी हो सकते हैं और आपके वन डे एग्जाम के भी ये कोर्स हो सकते हैं। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सब कुछ अवेलेबल रहेगा। 5,000 प्लस बच्चों को ये दिया जाएगा, वो भी योग्य बच्चों को, बाकायदा यही लिखा हुआ है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वंचित वर्गों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए पीडब्ल्यू के साथ एक समझौता किया। एक्चुअली में देखिए ये समझौता कब का है, मैं आपको बता देता हूं। नवंबर 2025 के आसपास की घटना है, लेकिन चूंकि अभी ये चर्चा में रही है वापस, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पीडब्ल्यू के साथ मिलकर सरकार एक योजना चला रही है। एक मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे और एक कुछ कहना भी चाहता हूँ आपसे। देखिए कई बार लगता है सरकार को खुद की चीजों पर शायद यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूं। बात है ये अगस्त से सितंबर 2023 की। अगस्त सितंबर 2023 की बात है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है, इसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था साथी। साथी ये किसके साथ में प्रोजेक्ट किया था? ये यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस, ये किसका था मंत्रालय, प्लस आईआईटी कानपुर के साथ मिलके ये कोर्स स्टार्ट किया था सरकार ने। इसमें क्या, आईआईटी कानपुर के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से एक प्राइवेट कंपनी को फंडिंग की गई बाकायदा। उन्होंने पूरा शुरू किया कोर्स इसका साथी प्रोजेक्ट। आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, मिल जाएगी आपको। यहाँ पे कई सारे फ्री कोर्सेस भी आपको मिल जाएंगे। तो साथी के माध्यम से ये इनिशिएटिव रखा आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। अभी ये इनिशिएटिव चल भी रहा है फिर, और ये इनिशिएटिव भी आप समझिए ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, नीट पीजी हालांकि यहाँ पे है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ही है ये पूरा। तो ऐसे में सरकार को फिर भी कहीं और से अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि शायद सरकार को खुद पर भरोसा नहीं है। तो ये साथी प्रोजेक्ट चर्चा में रहा था एक्चुअली में, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी बने हैं, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे याद रखिएगा पीडब्ल्यू के साथ एक समझौता किया है। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का समझौता है। ये सामाजिक न्याय विभाग का है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का है। शिक्षा मंत्रालय के अलग हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय के समझौते अलग अलग हैं। सब मंत्रालय अपने हिसाब से अलग अलग समझौते कर रहे हैं। ये भी एक बात है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होना चाहिए था, जो बात की जाती है एक इंटीग्रेशन की, वो इंटीग्रेशन भी लगता है गायब दिखाई देता है।
आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। कुछ आलोचना की जा सकती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी खबर है हमारे पास आज, विश्व कैंसर दिवस 2026 के लिए थीम क्या है। तो सब सवाल हमारा पहला ये होगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो हम जानते हैं ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को ये हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, ये 2000 में मनाया गया था पहली बार, सन 2000 में। आपसे एक प्रश्न पूछूं, कौन सी एजेंसी के कारण विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। WHO? क्या सही जवाब है WHO? आप लोग सोचिए एक बार, सोचिए सोचिए आप लोग, इसका सही जवाब सोचिए। इसका सही जवाब है आपका यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये एक संस्था है, ये कार्य क्या करती है, ये कैंसर को रोकने के लिए उपाय करती है और इनसे जुड़े हुए अलग अलग चीजों को दुनिया में कैंसर के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाती है। तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, तो ये संस्था याद रखेंगे आप। इस संस्था के द्वारा 2000 से ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस चलाया जा रहा है, ये याद रख लेंगे आप। चलिए, तो हमसे एक थीम पूछी हुई है कि थीम क्या है इस बार की, तो थीम पे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार की थीम है यूनाइटेड फॉर यूनिक। यूनाइटेड फॉर यूनिक, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो, यूनिक, ठीक है, यूनाइटेड फॉर यूनिक, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो तो 2025 में भी थीम यही थी, 2025 में भी थीम यही थी, 2026 में भी थीम यही है और 2027 में भी यही थीम रहने वाली है। एक्चुअली में 3 साल के लिए ये थीम चुनी गई है, ठीक है, 3 साल के लिए थीम रहने वाली है। तो अगले साल भी आपको यूनाइटेड फॉर यूनिक नाम की थीम देखने को मिलेगी 4 फरवरी को, जब कैंसर दिवस मनाया जाएगा। तो ये आप सारी चीजें याद रख लीजिएगा, काम की जानकारी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा विश्व कैंसर दिवस से संबंधित हमने सारी यहाँ पे जानकारी डिस्कस कर ली है। कैंसर के अगर बारे में हम बात करें तो कैंसर के बारे में हम जानते हैं, कैंसर के बारे में हम जानते हैं दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है, असंक्रामक बीमारी है। क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप में मल्टीप्लाई करने लगती हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसे में क्या होता है, कैंसर में कोशिकाओं का मल्टीप्लाई होने लगती हैं बहुत तेजी से। याद रखिएगा, कहाँ की कोशिकाएं कभी भी नहीं बढ़ती, विभाजित नहीं होती हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में कभी भी तंत्रिका तंत्र का कोई कैंसर नहीं होता, बाकी किसी भी जगह का कैंसर हो सकता है, तंत्रिका तंत्र का कैंसर नहीं होता, कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं इसमें। तो कैंसर के बारे में आप कुछ चीजें याद रख लीजिए, कैंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी में इसको कर्क रोग कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम ग्लोबली बात करें तो 2022 का एक आंकड़ा है WHO का, ये WHO बोलता है 2022 में, केवल 2022 में 2 करोड़ नए मामले निकल के आए, 2 करोड़ नए मामले आए थे। मतलब दुनिया में, इसका मतलब पता है क्या, 2 करोड़ नए मामले आने का मतलब क्या है, कि दुनिया में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें से 97 लाख मौतें हो गई थी, 97 लाख मौतें। इससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये डेटा आपके लिए मेंस में भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, इससे आपको सिर्फ सीरियसनेस का अंदाजा लगाना है। अगर हम ICMR का डेटा की बात करें, ICMR के डेटा की बात करें तो ये बोलता है 2024 में 14 लाख प्लस केस भारत में निकल के आए हैं, 14 लाख प्लस केस, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, 14 लाख प्लस केस भारत में निकल के आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, चूंकि अभी बजट हाल में पारित हुआ था 2026-27 बजट आया हुआ है। तो बजट में याद रखिएगा एक प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, जो 17+ से ज्यादा जो एसेंशियल ड्रग हैं, जिनके बिना कार्य नहीं चल सकता, या फिर ये कह सकते हैं कैंसर से जुड़ी हुई 17 दवाई हैं, इस पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने 0 कर दी है, इंपोर्ट ड्यूटी
जीरो कर दी है, मतलब इस पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो ये आप पे एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने 17 एसेंशियल दवाओं पर जो कैंसर से जुड़ी हुई हैं इस पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। ये पॉइंट आपके लिए याद रखने लायक है, क्योंकि ये हमारे 2026-27 का बजट संबंधी प्रावधान है। ठीक है, ये आप सारी चीजें याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं। सैन्य अभ्यास खंजर का प्रतिवर्ष भारत और किर्गिस्तान के मध्य, हम जानते हैं 4 तारीख से हमारे देश में खंजर अभ्यास चल रहा है। खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। उज्बेकिस्तान के आपको बगल में दिखाई देगा। कहाँ पे चल रहा है? असम के मिसामारी में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? असम के मिसामारी में, असम में। असम याद रख लीजिए। इसके पहले कहाँ हुआ था 2025 वाला? 2025 का किर्गिस्तान में हुआ था युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। इस बार कहाँ हो रहा है? 2026 में असम में हो रहा है। स्पेशल फोर्सेस के बीच में हो रहा है, स्पेशल फोर्स के बीच में हो रहा है। एक और बात याद रखिएगा, कब से कब तक हो रहा है? 4 से 17 फरवरी तक ये अभ्यास होना है। 4 से 17 फरवरी तक ये अभ्यास होना है। तो हमारे पास एक प्रश्न पूछा है इसने, किर्गिस्तान के मध्य बारी बारी से निर्धारित होता है, इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो देखिए, पहली बार इसका आयोजन 2011 में किया गया था। तब से युद्धाभ्यास हर साल होता है और बारी बारी से होता है, यानी एक बार किर्गिस्तान में होगा, एक बार भारत में होगा। तो ये युद्धाभ्यास याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हमेशा सैन्य अभ्यास से, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी हमने बात 4 तारीख के करंट अफेयर में ऑलरेडी कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने एमएसएमईज के विकास के लिए किस एक ब्रिक्स संगठन में भागीदारी के लिए समझौता किया है? ठीक है, किस एक ब्रिक्स संगठन में भागीदारी के लिए समझौता किया? किसके विकास के लिए? एमएसएमईज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 2026 में भारत में। अभी डेट नहीं आई है, डेट आएगी तो निश्चित तौर पर बात करेंगे। तो किस एक ब्रिक्स संगठन में भागीदारी के लिए समझौता किया? तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए समझौता किसने किया है। ये समझौता हुआ है डीपीआईआईटी के बीच में। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसका एक स्वायत्त संस्थान है डीपीआईआईटी। ये क्या काम करता है? स्टार्टअप को परमिशन देने का काम करता है, यूनिकॉर्न को परमिशन देने का काम करता है, प्रमाणन करता है, उनका सत्यापन करता है, वेरीफाई करता है, मान्यता देता है स्टार्टअप को। इसके अलावा ये एफडीआई आकर्षित करता है और इसी तरीके के कॉमर्स से जुड़े हुए काम करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड है इसका मतलब। ठीक है, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत संस्था है। तो इसने किसके साथ में अभी भागीदारी के लिए समझौता किया हुआ है? ये इसने समझौता किया हुआ है इस बार यूएनआईडीओ, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ समझौता किया है। क्यों किया इसके साथ ब्रिक्स के लिए समझौता किया? क्योंकि ये यूएन की एक एजेंसी है। यूएन की एक एजेंसी है, क्या काम करती है? विकासशील देशों के सतत इंफ्रा के लिए काम करती है, इनके निर्माण के लिए, विकास के लिए काम करती है, विकासशील देशों के लिए काम करती है। तो किस ब्रिक्स संगठन में भागीदारी के लिए समझौता की? यूएनआईडीओ के बीच में ये समझौता हुआ है। ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है बीसीआईसी के लिए। ठीक है, किस संगठन के लिए हुआ है? बीसीआईसी के लिए। ये क्या है बीसीआईसी? ये है एक्चुअली में ये एक ब्रिक्स की संस्था है जो एमएसएमई के साथ मिलकर काम करती है। दुनिया भर की जो ब्रिक्स देश हैं इनके लिए एमएसएमई का मतलब जानते हैं? एमएसएमई की परिभाषा नहीं आ चुकी है 2025-26 के बजट में। 500 करोड़ तक की जो कंपनियां होती हैं उनको एमएसएमई में हम शामिल करते हैं। न्यूनतम लिमिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन 500 करोड़ इसकी मिडिल एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मिडिल इंटरप्राइजेस। तो जो इस मिडिल इंटरप्राइजेस है उसमें 500 करोड़ तक इसमें जाते हैं। तो बीसीआईसी
संगठन में भागीदारी मिल जाएगी। इससे क्या है, हमारी एमएसएमई को डेवलपमेंट हो सकेगा, एमएसएमई का हमारी, ठीक है। तो ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंपटीशन, ठीक है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल ब्रिक्स सेंटर फॉर, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूं, रुकिएगा। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं रहेगा आपको। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंपटीशन, तो ये इस संगठन में इसकी भागीदारी के लिए अभी हमारे DPIIT ने UNIDO में समझौता किया है। ये कहाँ हुई थी ये भागीदारी के लिए, कहाँ मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये हमारी नई दिल्ली में मीटिंग हुई है। क्योंकि 2026 में भारत ही है ब्रिक्स की अध्यक्षता का केंद्र, तो सारी मीटिंग हमारे यहाँ ही होने वाली हैं। इस संगठन से हम जुड़े हुए नहीं थे, तो इस संगठन से हम जुड़ गए हैं। अब क्या होगा, जो भारत की MSME है, ये ब्रिक्स देशों की MSME के साथ यहाँ पे मैचअप कर पाएंगी और यहाँ पे विकास के लिए नई नई रणनीतियां बना पाएंगी। यही है इसका सार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, लोगो और इसका लोगो, थीम, ये सब लॉन्च हो चुका है, हम कई बार बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और तंजानिया ने जंजीबार में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक आयोजित की है। यह बैठक कब से कब तक आयोजित की गई, ठीक है। भारत और तंजानिया ने जंजीबार में, कहां पे की है, जंजीबार में रक्षा सहयोग बैठक की है, चौथी बैठक। कब से कब तक आयोजित की गई, तो चलिए पहले इसी का जवाब हम देख लेते हैं। इसका जवाब आप याद रखिएगा, 2 से 3 फरवरी के बीच में ये बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है। कुछ और हमें बात करनी है, किसके बीच में, भारत और तंजानिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पता है क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तंजानिया किस महाद्वीप में है। क्या तंजानिया लैंडलॉक्ड कंट्री है या फिर उसकी किसी सीमाएं किसी महासागर से मिलती हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या तंजानिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब चारों तरफ से स्थल देश होते हैं, किसी भी उसकी सीमा किसी भी आपके ओशन से नहीं लगती है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। क्या तंजानिया ऐसा कंट्री है या फिर उसकी सीमा किसी देश से किसी महासागर से लगती है। आप इतना समझ लीजिए, अगर भारत तंजानिया में कुछ कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, अगर आपने अभी थोड़े टाइम पहले देखा हो तो IIT मद्रास के बारे में सुना होगा। इसने अपना कैंपस, IIT का कैंपस कहाँ पे, जंजीबार में शुरू किया है। तंजानिया के जंजीबार में अपना IIT का कैंपस स्टार्ट किया है। बड़ी बात है। तो भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ऑब्वियसली लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं होगा, इसकी सीमाएं समुद्र से मिलती होंगी। आप इतना समझ ही गए होंगे, तंजानिया की बात हो रही है तो बात हो रही है अफ्रीका महाद्वीप की, और भारत इस क्षेत्र में हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। तो भारत तंजानिया के साथ ऑब्वियसली दोस्ती बढ़ा रहा है, ठीक है। तो IIT मद्रास में ने क्या किया, जंजीबार में अपना कैंपस स्थापित किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थान हैं, लगातार तंजानिया भाग रहे हैं और कई सारे देशों में UAE, तंजानिया इस तरीके से जा रहे हैं ताकि अपने कैंपस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि भारत के दुनिया के कैंपस तो भारत में आ ही रहे हैं, भारत भी चाहता है हमारे जो ग्लोबल लेवल के कैंपस हैं, IITs हैं, IIM हैं, इन्हें भी हम दूसरे देशों में ओपन करें। तो यह बैठक 2 से 3 फरवरी आयोजित हुई थी। IIT मद्रास किस लिए आयोजित हुई है, संयुक्त रक्षा सहयोग समिति, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, रक्षा सहयोग के लिए आयोजित की गई थी। इसमें यहाँ पे बात की गई कि हम भैया वायुसेना के मामले में भी कॉपरेशन शुरू करना चाहते हैं, हम एयरफोर्स के मामले में भी कॉपरेशन शुरू करना चाहते हैं। जो तंजानिया के पास 2-4 प्लेन हैं और भारत की जो वायुसेना है, इनके बीच में कॉपरेशन हो सके, आगे चल के मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी। इस तरीके से दोनों देश ये हिंद महासागर की स्वायत्तता और रणनीति के लिए कार्य करेंगे, ये इसका फायदा हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और तंजानिया के मामले में एक बात याद रखिएगा, तंजानिया में भारत 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत, ठीक है। लार्जेस्ट इन्वेस्टर मतलब निवेश करता है, इन्वेस्टर है भारत, कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक है। बाकी इनके साथ ट्रेड हमारा बहुत कम है, मतलब है ट्रेड हमारा 42 मिलियन डॉलर के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास है, सॉरी 64 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड है, कोई नहीं। ये 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, भारत की कई सारी कंपनियां ऑलरेडी तंजानिया में काम कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। हाल ही में CDSCO
ये क्या है? ये हमारे देश की सबसे बड़ी दवा नियामक निकाय है, CDSCO दवा नियामक निकाय है। ये क्या करती है? दवाओं को टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए नियम जारी करती है, उनको बाजार में लाने के लिए नियम जारी करती है। इसके अलावा उन सब कुछ रेगुलेशन, सबसे बड़ी रेगुलेशन करने वाली संस्था है CDSCO, ठीक है, ये याद रखेंगे। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया आयोग है, तो ये मानक बनाता है। इस तरीके से कई सारी संस्थाएं हम बात करते रहते हैं। आज हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। तो CDSCO, ठीक है, CDSCO ने ये एक दवा है, ठीक है, ये एक दवा का नाम है, टेक्निकल नाम है, तो इसलिए बता दे रहा हूं ये दवा का नाम है। भारत की पहली पीरियोपेरेटिव इम्यूनोथेरेपी के रूप में मंजूरी दी है। यह किस रोग के लिए कारगर है? यह किस रोग के लिए कारगर है? एक्चुअली में हुआ क्या है, आपको इससे समझ में नहीं आया होगा प्रश्न से, आपको मैं बता देता हूं। ये 4 फरवरी की घटना है। क्या हुआ है, भारत की एक फार्मा कंपनी है, इसने क्या किया, अभी तक हमारे देश में कैंसर के लिए अलग अलग दवाई बनती रही हैं। कैंसर के लिए एक थेरेपी भी चलती है, इसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी बोलते हैं। इस कीमोथेरेपी का काम क्या होता है? जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का काम करती है कीमोथेरेपी, है ना, इंजेक्शन के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से करने का काम करती है। इससे लोग क्या है, अत्यंत कमजोर हो जाते हैं और उनकी क्षमताएं बहुत घट जाती हैं। क्या किया है ये फार्मा कंपनी ने? क्या किया है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फार्मा कंपनी से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न कहीं और से आएगा, मैं बता देता हूं। तो क्या हुआ, किया है, ये पेरियोपेरेटिव इम्यूनोथेरेपी को मंजूरी दी है। इससे क्या हो जाएगा, इन्होंने इस दवा के साथ में ये थेरेपी को मंजूरी दी है। इससे क्या है, कीमियोथेरेपी जब होती है, ठीक है, जो कैंसर का इलाज हो रहा होता है, अभी तक कीमोथेरेपी होती थी कैंसर के इलाज में, लेकिन अब इम्यूनोथेरेपी को शामिल किया है। इम्यूनोथेरेपी, आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये थेरेपी यहाँ पे शुरुआत की है। ये नई थेरेपी की कुल मिला के शुरुआत हुई है, एक दवा की शुरुआत हुई है, एक दवा आई है साथ में, दवा के साथ में इम्यूनोथेरेपी आई है, ताकि जो कैंसर के दौरान जो दवा होती है उसको और अच्छे तरीके से यूज किया जा सके और जल्दी बीमारी सही हो सके। इसके लिए ये दवा लॉन्च की गई है, इसके साथ में इम्यूनोथेरेपी भी लॉन्च की गई है। तो ये यही न्यूज है। तो किस रोग के लिए कारगर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है गैस्ट्रिक कैंसर। ये गैस्ट्रिक कैंसर, आप जानते हैं कैंसर के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो गैस्ट्रिक कैंसर के लिए ये आपकी दवा लॉन्च की गई है। काम क्या होगा इसका, हम बात कर चुके हैं। ये कुल मिला के जब कैंसर का जब सघन इलाज चलता है, डेंस यहाँ पे मेडिकल चलता है, तो उसके पहले हम ये पेरियोपरेटिव इम्यूनोथेरेपी करेंगे। इसका, इस शब्द का मतलब एक्चुअली में क्या है कि आपका जब प्रॉपर इलाज चल रहा है तो उसके पहले हम थेरेपी करेंगे, बाद में थेरेपी करेंगे, मतलब दोहराएंगे। ये एक टेक्निकल शब्द है। तो ये थेरेपी की जाएगी ताकि कीमोथेरेपी के दौरान जो मरीज की ये जो दवा की जा रही है, इसकी जब इसकी प्रॉपर मेडिकल किया जा रहा है तो वो और अच्छे तरीके से उस पर असर दिखा सके। बस ये है इसका सारांश। और कुल मिला के एक दवाई है, ये दवा को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। देखिए, इसके पहले ऐसी कोई इम्यूनोथेरेपी ऐसा नहीं है कि बनी नहीं है देश में, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई थी। ये पहली बार है जब CDSCO ने एक इम्यूनोथेरेपी को मंजूरी दी है, ठीक है। तो बस इतनी ही न्यूज है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास खबरें हैं। ये तंजानिया का मैप हमारा लगा हुआ है, थोड़ा पीछे आया है, देख लीजिए। तंजानिया और भारत के संबंध में हमने क्वेश्चन पूछा था, क्या लैंडलॉक्ड कंट्री है तंजानिया? तो देख लीजिए, तंजानिया ये है अफ्रीका में, अफ्रीका में तंजानिया यहाँ पे लग रहा है, ये देख लीजिए आप, तंजानिया। और डोडोमा इसकी राजधानी है। और जंजीबार ये है, जंजीबार एक आइसलैंड है इंडियन ओशन का। तो यहाँ पे हमारा IIT मद्रास का कैंपस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। अब हमारे MCQ होंगे, नहीं, एक और हमारे पास खबर है। पुनात सांगछू 2 परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय रही। यह परियोजना किन देशों के मध्य विकसित की गई है? यह भी एक हमारी अच्छी खबर है। एक्चुअली में देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में 3 फरवरी को
भारत और एक देश और है। आप पहचान पा रहे हैं क्या ये कहाँ की परियोजना हो सकती है? ये काफी चर्चा में रही। अगर 1961 से इस शुरू किया गया था इन सब परियोजनाओं का कार्य, फिर 2006 में इसको ऑफिशियली दर्जा दिया गया। तो ये कहाँ की परियोजना हो सकती है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही आप पकड़ रहे होंगे, भूटान की हम बात कर रहे हैं। तो 3 तारीख को भूटान के बीच में ये जो यहाँ पे पुनात सांगछू परियोजना है, इसका दूसरा फेज शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता देता हूं मैं, ये बात है नवंबर की, नवंबर 2025 की। मोदी जी गए थे भूटान और वहां पर ये परियोजना स्टार्ट करके आए हैं। क्या? पुनात सांगछू परियोजना। ये क्या है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। यानी बांध बनाया, बांध से बिजली बनाई जा रही है। 1020 मेगावाट की परियोजना है ये, 1020 मेगावाट की परियोजना है ये, ठीक है। तो मोदी जी इसको क्या करके आए हैं वहां पर, मतलब वहां के जो राजा हैं उनके साथ मिलकर इस परियोजना को लॉन्च करके आए हैं। ये एक नदी का भी नाम है, पुनात सांगछू जो है ये एक नदी का भी नाम है। भारत में इस नदी को कहा जाता है, कहाँ है ये है पुना सांगछू नदी है। भारत में इसको संकोश कहा जाता है। अगर आपने देखा हो, जब ब्रह्मपुत्र नदी का मैप देखेंगे तो आपको एक संकोश नदी दिखाई देगी। वो हिमालय से निकलती हुई, भूटान से निकलती हुई असम में आती है, बाद में ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है संकोश नदी। इसको बोलते हैं भूटान में पुनात गांछू। इसका देख लीजिए नाम, थोड़ा सा मुश्किल है भाई। तो ये नदी है। तो देखिए दूसरी परियोजना है, ये लॉन्च कर दी गई है नवंबर 2025 में। आप याद रखिएगा, पुनः सांगछू परियोजना एक पहली परियोजना, इसका दूसरा चरण लॉन्च कर दिया गया है। अब ये परियोजना चालू हो चुकी है। इसकी पहली परियोजना भी थी, देखिए वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। वहां पे भूस्खलन और कुछ जो ज्योग्राफिकल कंसर्न थे उस कारण से वो परियोजना स्टार्ट अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इस नदी में ये जो दूसरे चरण की परियोजना है ये स्टार्ट हो चुकी है। पहले चरण की परियोजना अभी भी लंबित है, इसका लॉन्च नहीं हो पाया है। दोनों ही परियोजनाओं में भारत यहाँ पे मुख्य पार्टनर है। भारत की मदद से ये दोनों परियोजना यहाँ पे चल रही हैं। 1961 के आसपास से इन परियोजनाओं को भारत ने, मतलब यहाँ पे जल विद्युत परियोजना स्टार्ट करने पर बातचीत चलने लगी थी। फिर इसके बाद में 2006 को इसको औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। तो ये आप सारी याद रखिएगा। इसके अलावा ये पुनात सांगछू परियोजना नहीं है, इसके अलावा चोखा, तलछा और भी जो यहाँ की नदियां हैं, यहाँ की और भी नदियां हैं, चोखा, तलछा, इन सब नदियों में भी भारत की परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो ये भूटान के बारे में हमारी बात हो गई है। भारत भूटान के रिलेशन के बारे में हम जानते हैं। 1700 मिलियन डॉलर के आसपास का हमारा व्यापारिक समझौता है। यहाँ पर छात्रों को 1000 प्लस छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं जो भूटान के छात्र भारत आते हैं। या इनफैक्ट जो भारत की सिविल सर्विस है, प्रेस्टिजियस सर्विस है, इसमें भी भूटान के छात्र आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक और हमारे पास खबर है, इस खबर की भी बात करते हैं। हाल ही में किस एक संस्थान ने सॉलिड फ्यूल डक्ड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया? सॉलिड फ्यूल डक्ड रैमजेट टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में टेक्नोलॉजी क्या है, आपके मन में ये सवाल हो सकता है। और किसने लॉन्च किया, किसने परीक्षण किया? देखिए मैं आपको बता देता हूं किसने किया, वो हम बाद में बताएंगे। ये मिसाइल से जुड़ी हुई एक टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल, कौन सी मिसाइल? ये एयर टू एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जब मिसाइल आसमान में जाती है तो हम, देखिए दो तरीके से होता है, हम फ्यूल को ले जा सकते हैं, एक सॉलिड फ्यूल ले जा सकते हैं, एक हम लिक्विड फ्यूल ले जा सकते हैं। सॉलिड फ्यूल का फायदा ये होता है कि वो लंबे टाइम तक चल सकता है सॉलिड फ्यूल। तो अभी क्या है, इस जो हमारी ये तकनीक है इसमें जो सॉलिड फ्यूल जाएगा, जैसे हमारी ये मिसाइल है, इस मिसाइल में ये जो सॉलिड फ्यूल है, ये जो सॉलिड फ्यूल होगा, जो चरण होगा इसका, ऑब्वियसली फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। या तो आप ऑक्सीजन अंदर रख सकते हैं या ऑक्सीजन बाहर से ले सकता है मिसाइल, या ऑक्सीजन सिलेंडर आपका अंदर होगा या ये बाहर से लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तकनीक के तहत, फ्यूल डक्ट रैमजेट इस टेक्नोलॉजी के तहत O2 बाहर से ग्रहण करता है आपका इंजन। तो ये इंजन को और विकसित करने की तकनीक है मिसाइल के इंजन को। इससे क्या फायदा होगा, मिसाइल आपकी ज्यादा दूरी कवर कर सकती है, ज्यादा दूरी कवर कर सकती है, और इसको कम फ्यूल के माध्यम से इसको यूज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इसका वजन कम हो जाएगा। तो ये
दूरी ज़्यादा कवर कर पाएगी, वजन कम हो जाएगा ये तो दूरी ज़्यादा कवर कर पाएगी। तो ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बहुत कम देश हैं जिनके पास ये तकनीक है, अब भारत के पास भी ये तकनीक है। किसने इसको विकसित किया है? DRDO ने इसको विकसित किया है। ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है, ठीक है, विधायी निकाय भी है। आगे बढ़ते हैं। ये आप पॉइंट याद रखेंगे मिसाइल के लिए। ये सफल है, चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में 3 तारीख को। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं MCQ, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसका पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो संकोश नदी को भूटान में किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। संकोश नदी ये कहाँ पे? हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, भूटान असम होते हुए ये ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। तो क्या है इसका? पुनात सांगछू इसका सही नाम है, ठीक है। संकोश नदी को भूटान में पुनात सांगछू कहा जाता है। पुनात सांगछू फर्स्ट और सेकंड परियोजना किस देश में स्थित है? ये भी आप समझ गए होंगे। ऑब्वियसली हमने भूटान की ही बात की थी, तो भूटान में ये परियोजना अभी हमारी विलंबित है। हालांकि भारत ही इस परियोजना को तैयार कर रहा है, लेकिन कुछ आपके भौगोलिक कारणों के कारण ये पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी परियोजना ये लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भारत की मदद से लॉन्च हुई है भूटान में परियोजना। आगे बढ़ते हैं हम। रक्षा मंत्रालय के अनुसार SFDR तकनीक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? SFDR समझ गए आप? स्क्रैमजेट, सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका तकनीक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मिसाइल की लागत कम करना, मिसाइल की लागत कम हो जाएगी, लंबी दूरी तक लगातार उच्च गति प्राप्त कर पाएगी, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता या समुद्री निगरानी बढ़ाना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? अभी हमने बात की है इसका कारण ही यही है कि लंबी दूरी ये तय कर पाएगी उच्च गति के साथ, अगर ये ऑक्सीजन बाहर से ग्रहण करता है, इसका सॉलिड फ्यूल। चलिए, ये आपके इसरो भी सैटेलाइट में यूज करता है, सैटेलाइट जो रॉकेट हैं उनके लिए यूज होती है टेक्नोलॉजी। हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्ड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन कहां पर किया? ऑब्वियसली हमने बात की है चांदीपुर उड़ीसा में। आगे बात करते हैं हम। विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी? हमने ऑब्वियसली बात की है 2026 के लिए इसकी थीम की यूनाइटेड बाय यूनिक। ये ना केवल 2026 के लिए 2025 से 27 तक यही थीम होने वाली है। और ये जो थीम है और ये जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल, इस संस्था के द्वारा ये आपका दिवस मनाया जाता है, कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 2026। याद रखेंगे 2022 में 2 करोड़ नए मामले निकल के आए हैं, जिसमें 97 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ये किसका डेटा है? ये आपका WHO का डेटा है। इससे सीरियसनेस हमें समझ में आती है कि इसकी क्या सीरियसनेस है। एक पॉइंट और याद रखेंगे इसका, कि जो देश में जो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज आ रहे हैं, देश नहीं सॉरी दुनिया की ही बात करिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं जो 50% है, ये है आपके लंग जो फेफड़े हैं आपके, स्टमक और सबसे बड़ी बात है सर्वाइकल। ये जो कैंसर है 3 प्रकार का ये कैंसर है, इसके टोटल मरीज 50% के आसपास है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात है ये 3 प्रकार के कैंसर हैं, इनको सिर्फ आप जागरूकता के साथ और थोड़ा मोड़ा आप अगर कंट्रोल करते हुए चलें तो इन जो कैंसर के प्रकार हैं तो इनको बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जानकारी दी है WHO ने। ये 3 प्रकार के कैंसर बड़ी आसानी से आपके कंट्रोल किए जा सकते हैं, बशर्ते हम कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा WHO ने बोला भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत किस संगठन की पहल से हुई थी? इसका जवाब अब आप देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैंने अभी इसका जवाब दिया हुआ है। और ये आपका दवाई का नाम है, किसके साथ उपयोग करने की मंजूरी दी गई है? केवल सर्जरी, रेडियोथेरेपी, फ्लॉट कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी? इसका सही जवाब है फ्लॉट कीमोथेरेपी। आपकी ये दवा है, आप इसको फ्लॉट कीमोथेरेपी के साथ यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इसको यूज किया जाता है। एक्चुअली में क्या है इसमें, देखिए, ये दवा आपको यूज करनी है, दवा प्लस कीमोथेरेपी यूज करनी है आपको। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका कैंसर का इलाज होगा और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से ये दवा जल्दी काम करेगी। तो इस दवा को इस कीमोथेरेपी के साथ देना है। लॉन्च क्या किया गया है? ये आपका दवा है और इम्यूनोथेरेपी के साथ इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगी। कुल मिला के कैंसर की जो दवा है
उसको हमें और अच्छे तरीके से असर करे, ये इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। जो CDSCO है, इसने पहली बार ऐसी कोई मंजूरी दी है, इसके पहले कभी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी कैंसर की दवाओं के लिए। और ये याद रखिएगा, गैस्ट्रिक या फिर पेट से जुड़े हुए कैंसर होते हैं, पेट से जुड़ा हुआ कैंसर होता है, तो उसके पर ये कारगर करेगी, ठीक है, काम आएगी। तो आपको आज हमारी ये MCQ खत्म हुए। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत यहीं पर आज के सेशन का हम अंत यहीं पर करते हैं, और हम कल फिर से मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।